सो मेटल एंड नॉन मेटल का पहली बारी डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था, इन केस इफ़ यू रिमेंबर, हमने स्टार्ट किया था इज़ मैटर ऑन दिस प्योर से 9th स्टैंडर्ड में। सो कुछ बातें जो हमने 9th स्टैंडर्ड से सीखी, पहले उसका एक कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, या 114 लिखें या आप 118 ले लीजिएगा इस नंबर को, फाइन, 118, जिसमें से 92 तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं और उसमें से 22 होते हैं नॉन मेटल्स, 7 होते हैं मेटलॉइड्स एंड रिमेनिंग होते हैं मेटल्स। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है हमारे को वो सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डील करना बता रहा है, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को बहुत ईजिली आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। दोज हु लूज इलेक्ट्रॉन, जनरली दोज हु लूज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेटल्स एंड दोज हु गेन इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज नॉन मेटल। तो जो लूज़ करते हैं उनके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, और जो गेन करते हैं उनके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। ये सबसे बेसिक तरीका है एक मेटल और एक नॉन मेटल को पहचानने का, राइट। हालांकि इनमें डेफिनेटली एक्सेप्शंस हैं, बट एक्सेप्शंस को अगर हटा दिया जाए तो ये एक जनरल प्रॉपर्टी रहती है मेटल एंड नॉन मेटल की। कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं, जैसा कि मैंने कहा 7 मेटलॉइड्स होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, उनमें से कुछ मेटलॉइड्स हैं, बट ये हमारे टॉपिक का डिस्कशन नहीं है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में ही डिस्कस करना है। ये लेक्चर मेटल एंड नॉन मेटल के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रहेगा, बट बिफोर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना शुरू करें, क्यों ना हम मेटल्स की और नॉन मेटल्स की इंपॉर्टेंस जान लेते हैं हमारी लाइफ में। फाइन। सो बेसिकली मेटल्स में जो एवरीडे लाइफ में मेटल्स के यूजेस हैं, उनमें से कुछ यूटेंसिल्स जो हैं जिनमें हम खाना पकाते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, इन सब के बनते हैं, राइट। मेटल्स यहाँ पर यूज़ आता है। कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग एंड ब्रिजेस में आपको पता होगा आयरन डलता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में काम में आता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन्स, इन सब में काम में आता है मेटल्स। कॉइन्स को बनाने में, सिल्वर, गोल्ड एज अ ज्वेलरी काम में आते हैं, राइट। मशीन पार्ट्स को प्रिपेयर करने में। तो मेटल्स आप जनरली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा काम में आता है आपकी लाइफ में, खासकर नॉन लिविंग थिंग्स में, राइट। नॉन लिविंग थिंग्स में ज़्यादा रोल प्ले करता है मेटल। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब रोल प्ले करते हैं हमारे कंट्री के डिफेंस में, फाइन। बट नॉन मेटल का बहुत ज़्यादा हद तक आप यूजर्स देखेंगे तो मेडिकल लेवल पे देखेंगे या फिर लिविंग थिंग्स में देखेंगे। तो नॉन मेटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉन मेटल माना गया है वो कार्बन माना गया है। कार्बन को इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉन मेटल कहते हैं बिकॉज मेनी लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो कार्बन कंपाउंड से ही बनती हैं। कार्बन कंपाउंड से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल, फैट्स, तो जितना भी जीने के लिए आपके ज़रूरी होता है मैक्सिमम कार्बन से बनती हैं। कार्बन नॉन लिविंग थिंग्स में भी काम में आता है, जैसे कि ग्रेफाइट काम में आ जाता है सेल्स के इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए, राइट। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। अनदर इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन को माना गया है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेवल पे हर कार्बन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का रोल प्ले होता है। ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है, राइट। सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ही है ऑक्सीजन की वजह से, कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन नॉन मेटल नहीं होता तो हमारे जितने भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो नहीं बन पाते, जैसे कि इवन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि बॉम्ब्स वगैरह को प्रिपेयर करने में आते हैं, TNT वगैरह, ये सब भी नाइट्रोजन से बनते हैं। सो इन सब जगहों पे प्रिजर्व फूड को प्रिजर्व करने के काम में आता है नाइट्रोजन। बहुत जगहों पे नॉन मेटल्स भी काम में आता है। एक और नॉन मेटल है सल्फ़र, वो इम्पॉर्टेंट है। सल्फ़र काम में आता है आपके प्लांट्स या एनिमल्स में मिलता है आपको सल्फ़र सब्सटेंस, और फंगिसाइड्स वगैरह बनाने के काम में आता है सल्फ़र। गन पाउडर को बनाने के काम में आता है सल्फ़र। तो ये कुछ नॉन मेटल्स के नाम मैंने आपके लिए जो लाइफ में आपके जगह जगह पे यूज़ होते हैं, और ये थे वो मेटल्स जो जगह जगह पे यूज़ होते हैं आपकी डेली लाइफ में। ये इनकी इंपॉर्टेंस है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जो प्रॉपर्टीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैंने कहा इस मैटर ऑन दिस प्योर में हम मेटल नॉन मेटल से मिल चुके हैं, तो वहाँ पर आप वो सारी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, आप बस रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ आज, एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ आती होंगी, तो देखते हैं उनको। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की देखते हैं। सबसे पहले शाइनी सरफेस होता है, लस्ट्रस सरफेस होता है मेटल्स का, यू नो दैट। सबसे ज़्यादा शाइनी सरफेस किसका होता है मेटल्स में? गोल्ड एंड सिल्वर, प्लैटिनम। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, राइट, और हार्डनेस डिफरेंट मेटल टू मेटल वेरी करेगी, बट डेफिनेटली सॉफ्ट मेटल्स के नाम पे हम सोडियम एंड पोटेशियम को जानते हैं, जो कि इवन एक नाइफ से भी कट हो सकते हैं। यही सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शन है, बट जनरली हार्ड होते हैं।
जनरली मेलेबल होते हैं। मेलेबल मीन्स ये बेसिकली थिन शीट्स में अपने आप को बदल सकते हैं। और बेस्ट कौन है इसमें? गोल्ड एंड सिल्वर। डक्टाइल होते हैं, थिन वायर्स में अपने आप को बदल सकते हैं। अगेन बेस्ट कौन है? गोल्ड एंड सिल्वर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है एंड पोजेसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स सोडियम एंड पोटेशियम उसके अंदर है। देन मेटल्स का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना, जिसमें बेस्ट सिल्वर है। देन उसके बाद कॉपर, गोल्ड एंड सो ऑन। डिक्रीज़ कर रहा है ये कंडक्टिविटी उसकी। गोल्ड एंड सिल्वर है वैसे तो। कॉपर डेफिनेटली हमने यहाँ पर बेस्ट इसलिए रख दिया है बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि ये गोल्ड से ज़्यादा कंडक्ट करवा सकता है। ये कंडक्ट कराने के साथ साथ चीप है, इसीलिए इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं हम ज़्यादा। देन मेटल सॉनरस होते हैं, मतलब व्हेन यू विल बीट अप दे विल जनरेट अ साउंड। और मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, मतलब कम से कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा मास डेंसिटी हाई होती है मेटल की। एंड डेंसिटी के मामले में हार जाएगा आपके साथ थोड़ा मरकरी में भी, बिकॉज मरकरी जनरली लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, राइट? किसी भी लोड को कैरी कर सकते हैं बहुत ईजिली विदाउट ब्रेकिंग। और मेटल्स जनरली सॉलिड ही होते हैं एक्सेप्ट ऑफ कोर्स मरकरी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फाइन। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो नॉन मेटल्स की हैं वो इसकी जस्ट उल्टी हैं। जैसे वहाँ आप उसको मेलेबल नहीं पाएंगे, वहाँ आप उसको डक्टाइल नहीं पाएंगे, जबकि वो ब्रिटल होते हैं, वो सॉनरस नहीं होते हैं, वो लस्ट्रस नहीं होते हैं एक्सेप्ट ऑफ कोर्स एक, राइट? वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, कुछ ही हार्ड होते हैं, और वो हार्डेस भी उन्हीं का है नॉन मेटल का। उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं फिर और अच्छे से समझ में आएगा नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को। सो सबसे पहले नॉन मेटल्स डू नॉट पोजेस लस्ट्रस नेचर। ऑफ कोर्स आयोडीन विच इज़ लस्ट्रस। They are soft and brittle. Brittle means they can break themselves into thin pieces. And soft होते हैं जनरली। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। देखिए वैसे तो जनरली मेटल हार्ड होता है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हार्डेस्ट सब्सटेंस भी मेटल्स में से कोई होगा क्योंकि वही हार्ड है और ये सॉफ्ट हैं। बट एक्सेप्शन और आयरनी कि वैसे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी नॉन मेटल है, दैट इज़ डायमंड, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। एंड नीदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होते हैं, कॉस एक्सेप्शन है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट जो कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी। एल्स बाकी ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोनरस भी नहीं होता है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑफ कोर्स एक्सेप्ट डायमंड, ग्रेफाइट जो कार्बन की फॉर्म्स हैं, एलोट्रॉप्स हैं। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी लो होती है। फॉस्फोरस है बस, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि लो डेंसिटी है। सल्फर का देख लीजिए। देन दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इजीली ब्रेकिंग पॉइंट इनका एक्वायर हो जाता है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। दे मे बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही स्टेट में अवेलेबल होते हैं। सॉलिड के फॉर्म में कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड वगैरह आपको मिल जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में ब्रोमीन मिल जाएगा, एंड गैसेस के फॉर्म में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस अवेलेबल हैं, राइट? तो तीनों फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। ये थी मेटल्स की, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज हट के केमिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टी भले ही इस चैप्टर का पार्ट है, बट ये तो आपने साल 2 साल पहले भी 1-2 बारी पढ़ रखा है। बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की ब्रीफ में डिस्कशन आज हम पहली बारी करने वाले हैं इस चैप्टर में 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स में। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बढ़ते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करें हम वन बाय वन, उसको समझें। उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेटल्स आखिर केमिकली रिएक्ट कैसे करते हैं। आई मीन मेटल्स आखिर कैसे एक्ट करते हैं जब हम उन्हें केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए कहते हैं। तो सबसे बेसिक तरीका जो मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में भी आपको बताया था कि मेटल्स जनरली बिलीव इन लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप मेटल्स की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाइए उनका आयनाइजेशन एनर्जी कम है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको लेके वो अपने आप को आयन बना सकते हैं। और मेटल्स अपने आप को एक ही तरीके का आयन बनाते हैं विच इज़ कैटायन। मेटल्स अपने आप को एक ही तरीके का आयन बनाते हैं विच इज़ कैटायन। और कैटायन बनाने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए वो बहुत कम एनर्जी की डिमांड करते हैं, तो इनका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ये कैटायन बन जाते हैं, राइट? ये मेटल्स का वो एक्शन है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में परफॉर्म करता है हमेशा, राइट? इस एक्शन को जानने के बाद अब हम वन बाय वन समझ पाएंगे एग्जैक्टली मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए सबसे पहले जो हम समझ रहे हैं वो हम समझ रहे हैं एक मेटल ऑक्साइड को, राइट? हम किसको समझना चाहते हैं? एक मेटल ऑक्साइड को। तो लेट्स से एक मेटल ले लिया मैंने Na। तो Na का प्लस चार्ज, जैसा कि मैंने कहा हमेशा किसी भी केमिकल फॉर्मेशन में ये हमेशा लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन। एंड ऑक्सीजन का -2, तो 2 and 1,
क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो फॉर्मूला तैयार हो जाता है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, तो इसका मतलब मेटल ऑक्साइड, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड जो है इसके हमें बारे में जानना है, राइट। और मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड दे हैव आयनिक बॉन्ड्स। क्योंकि देखिए आगे जाके हमें यही डिस्कशन फिर दोबारा करनी है नॉन मेटल्स के केस में, तो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, वेराज वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए करता है, बट वो वहाँ की डिस्कशन है नॉन मेटल की, वो हम बाद में ही करेंगे। अभी के लिए मेंशन आपके लिए करना ज़रूरी था तो आपको याद रह जाएगा। अब मेटल ऑक्साइड आखिर कैसे एक्ट करता है, क्या क्या करता है मेटल ऑक्साइड हमारे लिए, कहाँ कहाँ काम में आता है, वो सब हमें देखना है, तभी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता चलेंगे मेटल ऑक्साइड की। तो सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और वाटर में डिज़ोल्व होके ये बनाता क्या है वो देखते हैं मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर एक मेटल ऑक्साइड ले लिया हमने Na2O, राइट, और ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू गिव व्हाट, NaOH। अब आप इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा सकते हैं और दैट्स इट, ये बैलेंस हो जाएगा। अब ये जो बात आपने बोली है ये बोली है मेटल ऑक्साइड के बारे में, और मेटल ऑक्साइड अगर आप देखेंगे तो मेटल ऑक्साइड जो है वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद एक तरह से आपको बेस दे रहा है। अभी अभी हमने चैप्टर करा है एसिड बेसिस सॉल्ट्स, तो आपको ये नॉलेज होगी। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड का नेचर हुआ बेसिक नेचर। तो इसका ही दूसरा पार्ट जो आता है हमारे पास वो आएगा कि 2 तरीके के नेचर होते हैं मेटल ऑक्साइड के, या तो बेसिक होता है या एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक, राइट, इस शब्द से भी आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं अगर आपने एसिड बेसिस सॉल्ट्स अच्छे से कर लिया है मेरे साथ। तो बेसिक नेचर मतलब क्या है, अगर आप इस मेटल ऑक्साइड को, लेट्स से आप इस मेटल ऑक्साइड को, एक मेटल ऑक्साइड है MgO, राइट, इसको अगर आप रिएक्ट कराना चाहते हैं किसी एसिड के साथ, लेट्स से H2SO4 के साथ आपने रिएक्ट कराया, तो आपके पास MgSO4 प्लस H2O ये प्रिपेयर होगा जो कि ऑलरेडी बैलेंस है। तो यहाँ पर दिस इज़ एक्टिंग एज अ बेस, राइट, किसके साथ रिएक्ट करके, एसिड के साथ। सो देयरफॉर मेटल ऑक्साइड हैज़ व्हाट, मेटल ऑक्साइड हैज़ बेसिक नेचर। एक बात पता चली। दूसरी चीज़, कुछ मेटल ऑक्साइड्स की और बात करते हैं, तो कोई मेटल ऑक्साइड लेट्स से एल्यूमिनियम है, राइट। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, लेट्स से HCl, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड देगा एंड साथ में वाटर आएगा। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ 6 लगा दिया, दैट्स इट, ये बैलेंस हो गया। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी भी ये बेसिक ही है, बट यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर चाहे तो NaOH बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। सो यहाँ पर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, इधर किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, एसिड के साथ। सो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर किसके साथ, एसिड के साथ, और यहाँ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ। और देखते हैं ये बेस के साथ रिएक्ट कर पाता है नहीं कर पाता है। डेफिनेटली ये रिएक्ट करेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट देगा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो पहले भी इसने दिया वाटर प्लस सॉल्ट, अभी भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 and 2 लगाना पड़ेगा। अभी भी इसने सॉल्ट एंड वाटर दे दिया, दैट मीन्स ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो यही मेटल ऑक्साइड का नेचर खाली बेसिक नेचर नहीं है, इसका नेचर एम्फोटेरिक भी है। एम्फोटेरिक मतलब जो कि दोनों के साथ रिएक्ट कर सके। ऐसे भी कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं, और ऐसे में एग्जांपल कौन है, एक और एग्जांपल है हमारे पास जिंक ऑक्साइड, राइट। जिंक ऑक्साइड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। इसकी भी रिएक्शन हम कर चुके हैं ऑलरेडी एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इसे। ये मेटल ऑक्साइड का कुछ रिएक्शंस थे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी मेटल ऑक्साइड की। आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्टिव सीरीज़ के साथ हम एक क्रिटिकल पॉइंट को मेंशन कर देते हैं, दैट सोडियम एंड पोटेशियम ये तो बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। दैट मीन्स
they combine with oxygen very easily. They combine with oxygen very easily, right? लेकिन वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो कॉपर, राइट, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब दे डू नॉट कंबाइन with oxygen even on heating. बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट करने पे भी कंबाइन नहीं करते हैं. ऐसा नहीं है कि हर मेटल ऑक्साइड प्रिपेयर हो जाए बहुत इजीली, कुछ ऐसे हैं जो ऑक्साइड प्रिपेयर ही नहीं करते हैं, राइट. आयरन भी होता है इनमें से एक, वैसे जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने आयरन रेड हॉट हो जाएगा लेकिन रिएक्ट नहीं करेगा, उसको मोल्टन स्टेट में लाना पड़ेगा इफ़ यू वांट कि वो रिएक्ट करे. फाइन, ये एक स्टार मार्कर पॉइंट है अकॉर्डिंग टू व्हाट रिएक्टिव सीरीज फॉर दीज मेटल ऑक्साइड. सो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है मेटल के प्रॉपर्टीज़ में दैट डू दे रिएक्ट विद वाटर वेरी इजीली. लेट्स सी, इसमें भी हमें रिएक्टिव सीरीज़ का काम आएगा. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ऑक्साइड के बारे में, अब है रिएक्शन ऑफ मेटल. रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. सो इसके लिए हम लिख सकते हैं दैट metals react with water to give metal hydroxide और metal ऑक्साइड. दोनों में से कुछ मिलता है या फिर कुछ भी नहीं मिलता है. अब कुछ भी कब नहीं मिलता है वो अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम ये पता लगाएं कि आखिर ये रिएक्ट कैसे करता है वाटर के साथ, हमें साथ में इसके रिएक्टिव सीरीज़ लिखनी चाहिए. सो यहाँ पर 4 तरीके की चीज़ें हैं हमारे पास. रिएक्टिव सीरीज़ ये रही, इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स नहीं लिखे बट डेफिनेटली वो सारे लिख दिए जो इंपॉर्टेंट है. तो हाइड्रोजन से ऊपर जो है वो रिएक्टिव माने जाते हैं वाटर के साथ, और हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट तो इनफैक्ट वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, क्योंकि मैंने कहा था ना, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड देंगे या मेटल ऑक्साइड देंगे या कुछ भी नहीं देंगे. वो कुछ भी नहीं देने वाले कौन है? हाइड्रोजन से नीचे वाले. बिकॉज दिस रिएक्शन इज़ अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगर इस रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हाइड्रोजन को धक्का देना और हाइड्रोक्साइड बनाना या ऑक्साइड बनाना इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लेकिन आप कैसे उम्मीद करते हैं कॉपर या प्लैटिनम तक, कॉपर, सिल्वर या गोल्ड या मरकरी या प्लैटिनम से, कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे? क्योंकि वो खुद तो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो वो उसको धक्का दे ही नहीं सकते. तो इस जगह पे आके फेल हो जाता है ये रिएक्शन. बट इसके ऊपर वैलिड है, लेकिन अलग अलग तरीके से. वो अलग अलग तरीका क्या है? उसके 4 तरीके हैं. फर्स्ट, सबसे पहला तरीका, अगर आप बात कर रहे हैं NaNK की, दे रिएक्ट वाइग्रसली इवन विद कोल्ड वाटर. ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं दोस्तों, और हाइड्रोक्साइड देते हैं. तो Na को अगर आप H2O के साथ रिएक्ट करने के लिए कहेंगे तो ये NaOH प्लस H2 गैस दे देगा. बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 दे सकते हैं, इधर हम 2 दे सकते हैं और इधर 2. दैट्स इट. तो ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये ठंडे पानी तक के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. NaNK, राइट. K की रिएक्शन भी आपके पास असाइनमेंट में अवेलेबल है, यू कैन सी फ्रॉम देयर. अगर हम बात करेंगे दूसरे तरीके के एलिमेंट्स के बारे में, तो दूसरे तरीके में आता है इकलौता एलिमेंट कैल्शियम, राइट. सो इट इज़ लेस reactive then what? Then K and Na. So it requires room temperature to react. It requires room temperature to react. ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है. तो रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट कर सकता है कैल्शियम. किसके साथ? हाइड्रोक्साइड के साथ. कैल्शियम वाटर के साथ, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिलीज़ करेगा अगेन हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो इसको भी बैलेंस करने के लिए 2 देना पड़ेगा. फाइन. देन थर्ड केस आता है दोस्तों हॉट वाटर का, जिसमें आता है मैग्नीशियम जैसे लोग, राइट. ये इट रिएक्ट्स विद वाटर. अगर आप कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं चाहूँगा कि आप बेरियम भी जोड़ लें इसमें, क्योंकि मेरे रिएक्टिव सीरीज में मैंने बेरियम मेंशन करा है. तो क्यों ना मैं यहाँ बेरियम एंड कैल्शियम जोड़ दूँ. फाइन.
मैग्नीशियम इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, तो ये बेसिकली कैल्शियम से भी कम रिएक्टिव होता है, तो ये कोल्ड वाटर के साथ या रूम टेम्परेचर पे तो नहीं, बट ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो हमें मैग्नीशियम को अगर रिएक्ट कराना है वाटर के साथ तो हमें वाटर को क्या रखना पड़ेगा, हॉट, और ये फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा एंड साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। इसको भी बैलेंस कराने के लिए यहाँ 2 दे दिया हमने। अब चौथे तरीके के एलिमेंट्स और लास्ट, जिसमें बारी आती है एल्यूमिनियम की, जिंक की, आयरन की। ये इट रिएक्ट्स ओनली विथ स्टीम, इट रिएक्ट्स ओनली विथ स्टीम, मतलब इनको इवन कोल्ड और रूम टेम्परेचर हॉट तो छोड़ो, इनको तो स्टीम चाहिए और ज़्यादा हीट चाहिए रिएक्ट करने के लिए, उतनी इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे, राइट। जैसे थोड़ी देर पहले अभी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था आयरन, बहुत ज़्यादा हीट करने पे भी, तो ये बहुत इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिव्स में भी रिएक्टिव हैं, बट अगर रिएक्टिव को देखेंगे तो उनमें ये लेस है। इनसे भी लेस जो होते हैं वो तो फिर रिएक्ट ही नहीं करते हैं ना, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो हमने पहले ही मेंशन कर दी। तो ये जैसे एल्यूमिनियम हो गया, अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए बोलेंगे तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 दे देंगे हम लोग, यहाँ 3 दे देंगे और यहाँ 2 दे देंगे, दैट्स इट, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले, कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कॉमन देख लीजिए आप, और स्टीम के साथ रिएक्ट करने वाले ये 3 ये ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन ऑक्साइड कहूँ या हाइड्रोक्साइड, दोनों का सेम नेचर है। क्या नेचर है वो भी हम पढ़ चुके हैं, बेसिक नेचर है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में भी हमने पढ़ा था। क्या नेचर है इनका, बेसिक नेचर है, याद रखिएगा। CuHg एंड इस सब के लिए एक स्टार मार्कर पॉइंट आपके लिए लिख देता हूँ, स्टार मार्कर पॉइंट, Cu, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम आर लेस reactive than hydrogen, therefore they do not react। ओके, किससे रिएक्ट नहीं करते, मेरे पास जगह नहीं है लिखने के लिए, आप समझ जाइए किससे रिएक्ट नहीं करेंगे, वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, फाइन, ये लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, मेटल्स की अगली केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि है कि मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे डील करते हैं। फाइन, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स देखिए सेम कहानी है, एसिड में होता है H+ आयन, राइट, एसिड में क्या होता है H+ आयन। यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना था, वहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है, तो वहाँ पर भी ये लोग हार जाएंगे, ये फिर दोबारा एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, बट बाकी लोग करेंगे एसिड के साथ रिएक्ट। लेकिन और भी कुछ कहानी है एसिड के रिएक्शन के ऊपर, जब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो कुछ और भी बातें हैं जो हम करेंगे। तो चलिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड के ऊपर चलते हैं। सो बेसिकली वही रिएक्शन है जो हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। मेटल प्लस एसिड विल गिव यू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, कॉमन रिएक्शन है। अभी जितने भी एग्जांपल्स हम करने वाले हैं, इसके लिए मैंने रिएक्टिव सीरीज़ यहाँ छोड़ दी है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके बात कर रहे हैं अलग अलग टाइप की। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं लेट्स से पोटेशियम या सोडियम में से पोटेशियम की बात कर लेते हैं। अगर ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट विल रिएक्ट वाइग्रसली, राइट। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा बिना समय वेस्ट किए बिल्कुल रिएक्ट कर जाएगा तुरंत। सो मोस्ट वाइग्रसली रिएक्टिव, इवन यहाँ वर्ड जोड़ देते हैं मोस्ट वाइग्रसली, राइट, सबसे ज़्यादा ये करता है। इसके बाद अगर नंबर आएगा किसी का सोडियम या पोटेशियम के बाद, मैंने एक ही एग्जांपल लिया पोटेशियम, सोडियम भी इसी की कैटेगरी का है, तो इसके बाद किसी का नंबर आएगा तो कैल्शियम। कैल्शियम रिएक्ट्स वाइग्रसली बट takes more time than पोटाशियम और सोडियम। कैल्शियम की अगर बात करेंगे तो कैल्शियम भी किसी भी लेट्स से एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं इसके बाद मैग्नीशियम की, तो इससे कम समय कौन लेगा, मैग्नीशियम लेगा। सो मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट्स vigorously but lesser than calcium, potassium and sodium, इन जैसों से कम टाइम, राइट, ज़्यादा टाइम लेगा इन जैसों से।
इन जैसों से कम वाइग्रसली। तो मैग्नीशियम भी अगर किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेट्स से HNO3 के साथ, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, बैलेंस हो गया ये 2 यहाँ से डालने पर। देन अगर बात करेंगे फोर्थ, तो इंटरेस्टिंग है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी वैसे इन्हीं की कैटेगरीज में आता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बट एल्यूमिनियम रिएक्ट्स स्लोली इन बिगनिंग। स्लोली इन बिगनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है that aluminum reacts slowly in beginning as it has oxide layer which protects it from reacting. उस वजह से थोड़ा इनिशियली स्लो होता है, बट आफ्टर दिस लेयर इज removed it reacts वाइग्रसली। अगेन इसकी भी रिएक्शन वैसी ही होगी जैसे बाकी मेटल्स की एसिड के साथ। फिफ्थ पॉइंट अगर बात करें हम जिंक एंड आयरन जैसों का, सो इट रिएक्ट्स स्लोएस्ट, राइट। सबसे लाइक ज़्यादा समय लेने वाला वो जिंक एंड आयरन जैसे हैं। इट रिएक्ट्स स्लोएस्ट देन ऑल ऑफ अबव। लेकिन येस, इनकी रिएक्शन भी एग्जैक्टली वैसी होती है कि ये मेटल सॉल्ट बनाते हैं और मेटल सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं, राइट। रिएक्शन बिल्कुल सेम है, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, सब के सब सेम प्रोडक्ट देते हैं, बट ये सबसे तेज़ी से देता है, बहुत वाइग्रसली रिएक्ट करता है। ये थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम लगाता है, बट ये भी बहुत तेज़ करता है। ये भी तेज़ करता है, बट इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है। ये इनिशियली स्लो होता है, बाद में ये तेज़ हो जाता है। एंड ये तो बहुत ही स्लो है, इन सबसे स्लो है, राइट, क्योंकि ये सबसे रिएक्टिव्स, जैसे मैंने कहा था, रिएक्टिव्स की दुनिया में भी ये सबसे लीस्ट है, राइट। इनके बाद की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अगेन स्टार मार्कर पॉइंट, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं एसिड के साथ, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, नो रिएक्शन, फाइन। तो अगर आपके पास कल को क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया, अब मेरे पास थोड़ी कम जगह है तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। नाउ लेट्स से क्वेश्चन आ गया 6 पॉइंट, स्टार मार्कर, कॉपर रिएक्ट्स विद HCl टू गिव नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं है, किस किस की, कॉपर की, मरकरी की, सिल्वर की, इन सब की कोई रिएक्शन नहीं है, राइट। इनकी भी डिस्कशन कर रहे हैं अब हम इनकी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इनकी डिस्कशन बिल्कुल हटके होनी चाहिए, बिकॉज इनमें तो और भी कुछ खास है। एक्चुअली कॉपर, मरकरी या सिल्वर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट भले ही ना करें, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पे आके कुछ ना कुछ तो इनमें फ़र्क आता ही है, इनमें कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। लेकिन ये दोनों गोल्ड एंड प्लैटिनम, इनमें कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी कोई फ़र्क नहीं आता, ये किसी के साथ रिएक्ट करके राज़ी ही नहीं है, राइट। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, नोबल मेटल्स, जो इवन एसिड्स के सामने भी सर ना झुकाए। इसीलिए गोल्ड एंड प्लैटिनम को क्या कहा गया है, नोबल मेटल्स कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ नहीं रिएक्ट करते तो नोबल मेटल्स है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ है एक जिसके साथ ये रिएक्ट करने में मजबूर हो जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक नॉर्मल एसिड नहीं होना चाहिए, वो एसिड्स का मिक्सचर है, एक ख़ास तरीके के प्रोपोर्शन में एसिड्स को मिक्स किया जाता है, उनके साथ ये नोबल मेटल्स, फाइन। वॉइस पिछले 5 मिनट्स में भी हो सकता है, चांसेस हैं कि आपको पिछले 5 मिनट का लेक्चर थोड़ा लो लग रहा होगा वॉल्यूम वाइज, फाइन, कुछ थोड़े से टेक्निकल इशू की वजह से, बट अब आई होप आप सबको क्लियर आवाज़ आ रही होगी। तो मैंने क्या बोला है इस 4-5 मिनट के लेक्चर में, मैं फिर जल्दी से बोल रहा हूँ तेज़ आवाज़ में। आपने मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराया, मेटल्स प्लस एसिड विल गिव यू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक ही तरीके की रिएक्शन होगी सबके साथ, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देने के लिए, बट कुछ ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, कुछ कम तेज़ी से, कुछ और कम तेज़ी से, कुछ इनिशियली स्लो करते हैं, बाद में तेज़ हो जाते हैं बिकॉज उनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एंड कुछ तो जेन्युइनली स्लो ही करते रहेंगे हमेशा इन सब के मुकाबले। कुछ ऐसे हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, नो रिएक्शन। कुछ ऐसे हैं जो रिएक्ट भले ही डाइल्यूट एसिड के साथ ना करें, बट कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पे इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई दे सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी रिएक्ट करके राज़ी नहीं है, उनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं, फाइन। नोबल मेटल्स मतलब वो मेटल्स जो कि इवन किसी भी तरीके के एसिड, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने भी सर ना झुकाए। लेकिन
जैसा कि मैंने कहा अब हम इसकी अलग से डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। अलग से डिस्कशन में हम बताएंगे कि गोल्ड एंड प्लैटिनम जो है वो रिएक्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन एसिड के एक ख़ास तरीके के मिक्सचर के साथ। एक प्रोपोर्शन में आप एसिड्स को रिएक्ट करवाते हो तब जाके कुछ उससे निकलता है जिसके साथ ये रिएक्ट कर पाते हैं। तो वो अब डिस्कस करते हैं, नोबल मेटल्स आखिर किसके साथ रिएक्ट करते हैं। सो जैसा कि हमें पता चल चुका है कि गोल्ड एंड प्लैटिनम इवन स्ट्रॉन्गेस्ट लाइक कॉन्सेंट्रेटेड लेवल वाले एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं गोल्ड एंड प्लैटिनम। सो ये रिएक्ट किसके साथ करते हैं फिर, राइट। सो दे dissolve in mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid, right. So nitric acid के अंदर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर के मिक्सचर के अंदर ये डिज़ोल्व हो सकते हैं, बट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, दैट इज 3:1 रेशो। 3 molecules of HCl react with 1 molecule of HNO3। तो इनका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है 3 molecules of HCl and 1 molecule of HNO3 का। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं एक्वा रीजिया। क्या कहते हैं इसे हम? एक्वा रीजिया। एंड लैटिन वर्ड्स में इसका मतलब होता है रॉयल वाटर। इसका मतलब क्या होता है? रॉयल वाटर। दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ हो आपके एग्ज़ाम में आप समझ जाइएगा। सो ये जब डिज़ोल्व मतलब ये एक मिक्सचर जब प्रिपेयर होता है तो फाइनली इसका जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट के साथ ये डील करता है। एक तो नाइट्रो ऑक्सी क्लोराइड निकलता है इसमें से, राइट, नाइट्रोसिल क्लोराइड जिसे हम कहते हैं। देन वाटर रिलीज़ होता है बैलेंस लेवल पे अगर देखें तो, एंड साथ में क्लोरीन रिलीज़ होता है। क्लोरीन यहाँ पर कंप्लीट क्लोरीन गैस नहीं होती है, इसको हम पार्शियल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल क्लोराइड। जब एलिमेंटल फॉर्म में कोई चीज़ निकले तो उसे हम पार्शियल लेवल पे मेंशन करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर में भी एक रिएक्शन होती है जहाँ पर इथेनॉल को हम कन्वर्ट करते हैं इथेनॉइक एसिड में, कार्बन्स कंपाउंड में, लेकिन अब वो टॉपिक से हट चुका है। बट अगर वो टॉपिक हम कर रहे होते तो वहाँ पर पार्शियल ऑक्सीजन आता। वैसे ही यहाँ पर पार्शियल क्लोरीन आ रहा है। जब क्लोरीन गैस या ऑक्सीजन गैस Cl2O2 के ना फॉर्म में आके ऐसे सिंगल Cl के फॉर्म में आते हैं तो इसको नेसन कहा जाता है इधर, और यह पार्शियल क्लोरीन होता है। और ये पार्शियल क्लोरीन ही जो रिलीज़ हो रहा है यही एग्जैक्टली इसी के साथ रिएक्ट करता है गोल्ड एंड प्लैटिनम। इस 3 पार्शियल क्लोरीन के साथ मिलकर रिएक्ट करके देता है गोल्ड क्लोराइड, और इस 4 पार्शियल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके देता है प्लैटिनम क्लोराइड। फाइन। तो बेसिकली गोल्ड एंड प्लैटिनम आर नोन एज नोबल मेटल्स। वाई? क्योंकि ये जनरल किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के मिक्सचर के साथ रिएक्ट करते हैं। और वो एक खास मिक्सचर है HCl और HNO3 के कॉन्सेंट्रेटेड का 3:1 में, जिसमें 3 मॉलिक्यूल लगते हैं HCl के और 1 मॉलिक्यूल लगता है नाइट्रिक एसिड का, जिसको हम एक्वा रीजिया कहते हैं, रॉयल वाटर नाम से जानते हैं। और उनकी रिएक्शन मिक्सचर में ये होती है जिसमें से निकले हुए पार्शियल क्लोराइड, जिसको नेसन भी कहा जाता है, उसके साथ रिएक्ट करता है कौन? गोल्ड एंड प्लैटिनम कुछ इस कदर। फाइन। ये रिएक्शन थी गोल्ड एंड प्लैटिनम की एसिड की दुनिया में। नेक्स्ट हमारे पास 2 टॉपिक, रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। दोनों के दोनों ही आयनिक बॉन्ड है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं है उसका। सिंपली जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वैसे ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है उसे हम हाइड्राइड आयन कहते हैं। हाइड्रोजन 2 तरीके के आयन ऑफर करता है, एक H+ और एक H-। यहाँ पर जब हम मेटल को रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ तो हम H- वाले के साथ रिएक्ट कराते हैं, दैट इज़ हाइड्राइड आयन, राइट। तो वो मेटल हाइड्राइड बनाता है। दोनों ही आयनिक बॉन्डिंग है, सिंपल डिस्कशन है, जल्दी से करते हैं उन्हें। तो इसमें भी 2 तरफा दुनिया बटी हुई है। एक कुछ ऐसे जो डायरेक्टली क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं अपने आप को, रिएक्टिव सीरीज़, जैसे कि अगर बात करें Na का क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराना अपने आप को, राइट। पोटेशियम का क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराना अपने आप को। देन अगर इसको हम बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा ये, जैसे कि कैल्शियम का अपने आप को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराना, कैल्शियम क्लोराइड देना। ये डायरेक्टली क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव। बट दूसरे वो जिसमें रिएक्शन अकर्स ओनली ऑन हीटिंग,
जिसमें खाली हीट करके ही रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है जिंक क्लोराइड बनाने के लिए, जैसे कि आयरन रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ, राइट, आयरन क्लोराइड बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसको 3, इसको 2 एंड इसको भी 2, फाइन। ये बेसिकली कुछ ऐसी रिएक्शंस है। एल्यूमिनियम भी उनमें से एक है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए, बट ऑन हीटिंग ओनली, ठीक है। ये कुछ वैसे हैं। कॉपर भी है, ऐसा नहीं है कि रिएक्टिव सीरीज़ में अब हाइड्रोजन के नीचे वाले रिएक्ट नहीं करेंगे। कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट भले ही ना करे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस भले ही ना करे, बट वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ इंडिविजुअली रिएक्ट कर सकता है। तो कॉपर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड बनाने के लिए, फाइन। यहाँ पर भी बैलेंस करने के लिए इसको लिखना था ऐसे हमें। सो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो अकर होती हैं क्लोरीन के साथ, क्लोराइड बनाती हैं, राइट। मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव व्हाट, टू गिव मेटल क्लोराइड। एंड ये कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। याद रखिएगा, ये जो मैं बार बार आयनिक बॉन्ड मेंशन कर रहा हूँ, एक्चुअली यही सब रिएक्शंस जो हैं अभी नॉन मेटल में भी हमें देखनी है, और वहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इसलिए यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पर लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाली चीज़। नेक्स्ट हमें 5th प्रॉपर्टी देखनी है, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। सो मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ मेटल हाइड्राइड बनाने के लिए। तो Na अगर हाइड्रोजन गैस के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा, फाइन। सो यहाँ पर ये बैलेंस करने के लिए हमारे पास सोडियम हाइड्राइड बनेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 एंड यहाँ 2। देन अगर बात करते हैं हम लोग कैल्शियम की, तो कैल्शियम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा, राइट। यहाँ पर ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये एक सिंपल आयनिक बॉन्ड प्रिपरेशन हो रही है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है हमारे पास मेटल हाइड्राइड का, जिसमें मेटल प्लस वाला है और हाइड्रोजन माइनस वाले साइन के साथ है। तो वैलेंसीज लेट्स से इसकी x होती है और इसकी तो 1 ही होती है, तो 1 और x क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर x इसलिए कहा है बिकॉज जैसे कि यहाँ पर सोडियम की जो पावर थी दैट 1 थी, वैलेंसी 1 थी, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन कैल्शियम आते ही ये 2 हो गया, तो हमें यहाँ 2 दिखने लगा फॉर्मूला मेकिंग में। एल्यूमिनियम आएगा तो 3 हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड में तो H3 दिखने लगेगा, क्लियर। तो इसलिए x को x बोला और ये तो 1 ही होता है हाइड्रोजन की वैलेंसी। -1 तो हाइड्राइड, +1 तो हाइड्रोजन, क्योंकि आपको याद होगा कि हाइड्रोजन एक ऐसा लौता एलिमेंट है जो भले ही है तो नॉन मेटल लेकिन एक्ट करता है मेटल की तरह, तो इसलिए वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। समय समय पे वो कैटाइन की भी प्रॉपर्टी शो कर सकता है और एनाइन की भी, राइट। 6th हमारे पास बिहेवियर है दैट मेटल्स हैव रिड्यूसिंग बिहेवियर, मेटल्स हैव रिड्यूसिंग बिहेवियर। अब इस बात से क्या मतलब है, जब आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन करी थी तो वहाँ पर आपने एक टाइप ऑफ रिएक्शन करी होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसके अंदर आपको पता चला होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, राइट। तो रिडक्शन जो होता है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, जो खुद को क्या करे, ऑक्सीडाइज, वो दूसरों को रिड्यूस करता है, और दूसरों को कोई अगर रिड्यूस करता है तो उसका मतलब क्या है, उसका रिड्यूसिंग बिहेवियर है। लॉजिक समझ गए? नहीं समझे तो याद दिला देते हैं। मेटल्स बिकम कैटायन and loses electron, right? And losing electron means oxidizing yourself, and reducing others. आप खुद को तो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं लेकिन दूसरे के लिए आप क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसलिए मेटल्स हैव रिड्यूसिंग बिहेवियर, क्योंकि खुद को ऑक्सीडाइज करता है बट दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस करता है, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल शब्दों में मेटल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। साथ साथ जैसे जैसे आप प्रॉपर्टी सीखते जा रहे हैं मेटल्स की, उल्टी प्रॉपर्टी अपने मन में बोलते जाइएगा। इस लेक्चर को अगर दोबारा देखेंगे तो दोबारा देखते देखते उल्टी प्रॉपर्टी बोलते जाइएगा। जो जो मेटल्स कर रहा है उससे ठीक उल्टा करता जाएगा नॉन मेटल। तो जैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे इसका रिड्यूसिंग बिहेवियर है उसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होगा, फाइन। लास्ट प्रॉपर्टी
मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अब, और ये लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो ऑलमोस्ट यूँ समझिए बिना डिस्कस करे ही ख़त्म कर देंगे हम। मेटल्स रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्ट्स। फाइन, इसको नॉर्मल शब्दों में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में हम पढ़ के आ चुके हैं, और इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ जो आपने वहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वो सब मेटल रिएक्ट्स विद अदर मेटल सॉल्ट्स के एग्जांपल है ऑलमोस्ट, राइट। तो 99% चांसेस वही हैं कि वो उसी के होंगे। तो ये आप रिएक्शन सारी ऑलरेडी कर चुके हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में। अब देखिए एक मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक मेटल 1 जो है, लेट्स से इसका नाम हमने रख दिया मेटल 1 और इसका नाम हमने रख दिया मेटल 2। तो मेटल 1 जो है वो मेटल 2 को धक्का देगा और खुद सॉल्ट बना लेगा। लेकिन अगर सोचिए मेटल 1 जो है वो लेस रिएक्टिव है मेटल 2 से, तो क्या कोई रिएक्शन होगी? डेफिनेटली कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि मेटल 1 जो है वो मेटल 2 को धक्का ही नहीं दे पाएगा, उसकी जगह से डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो कोई रिएक्शन नहीं होगी जब मेटल 1 जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा मेटल 2 से, राइट। अगर मेटल 1 मोर रिएक्टिव है तभी वो इसको डिस्प्लेस करके रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट दे सकता है खुद का। ये रिएक्शंस के कोई एग्जांपल्स आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके आ चुके हैं। बट येस ऑफ कोर्स वहाँ अगर आप कमज़ोर हैं तो यहाँ आपको करना पड़ेगा। और इन अलग अलग रिएक्शंस को कर करके ही हमने रिएक्टिव सीरीज़ बनाई है। ये देख के कि किसने किसको धक्का दिया तो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये देख के कौन किसको धक्का नहीं दे पाया तो ये उससे कम रिएक्टिव है। ऐसे डिफरेंट ऑफ n नंबर्स ऑफ रिएक्शन करके हमने रिएक्टिव सीरीज़ प्रिपेयर करी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये कम रिएक्टिव हैं। जो धक्का दे पा रहे हैं वो ज़्यादा, जो धक्का नहीं दे पा रहे वो कम। तो उनकी अलग अलग हमने पोजीशन डिसाइड करी। तो एक रिएक्टिव सीरीज़ आखिर बनी कैसे मेटल्स की, ये अगर कभी मन में सवाल आए तो समझ जाइएगा। n नंबर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, n नंबर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को परफॉर्म करा के बनी रिएक्टिव सीरीज़। फाइन, कुछ मेटल के हमने फिजिकल प्रॉपर्टी कर ली, केमिकल प्रॉपर्टी कर ली, तो कुछ जाते जाते कुछ सवालों का आंसर दे देते हैं। कुछ सवाल हैं जो पूछे जाते हैं मेटल्स के बारे में अक्सर, उनके आंसर्स दे देते हैं। वो 2 सवाल हैं जिनके आंसर्स आपके सामने हैं कि क्यों कुछ मेटल जो हैं वो आर मोर रिएक्टिव वाइल अदर्स आर लेस रिएक्टिव। तो डेफिनेटली जो बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, हूसोएवर लूज़ इलेक्ट्रॉन वेरी ईजिली, वो बन जाता है मोर रिएक्टिव। जो बड़ी मुश्किल से लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसमें ज़्यादा एनर्जी खर्चनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, वो लेस रिएक्टिव हो गए, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन कि क्यों कुछ मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन से भी हार जाते हैं। सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन वाइल अदर आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो इसका आंसर इसी के आंसर में छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था, हाइड्रोजन दोनों तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, वो लूज़ भी करता है, गेन भी करता है। बट क्योंकि वो है तो नॉन मेटल, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल्स वाली। है नॉन मेटल लेकिन एक्ट कैसे करता है, मेटल्स की तरह, मतलब इट ऑल्सो बिलीव्स इन लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए, अगर हाइड्रोजन लूजेज इलेक्ट्रॉन मोर ईजिली देन सम ऑफ अदर मेटल्स, कौन से वो अदर मेटल्स, ज़रा उनके नाम याद करें। हमारे पास अदर मेटल्स में कौन था, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, राइट, एंड प्लैटिनम। इनमें से कुछ ऐसे मेटल्स हैं कि उनसे भी ज़्यादा इजीली लूज़ कर देता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली फिर उस रिएक्टिव सीरीज़ में हाइड्रोजन ऊपर आएगा और ये सब नीचे आएंगे उससे। तो इसीलिए कुछ मेटल्स तो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इजीली लूज़ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन से भी ज़्यादा एनर्जी मंगवाते हैं खुद का इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए। और इसके पीछे जो रीज़न है दोस्तों, वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हमें मिलेगा साइज़ के अकॉर्डिंगली, कि हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है एंड बाकी मेटल्स का, इन मेटल्स का साइज़ बहुत बड़ा है। फाइन, एटम का साइज़ उस पर डिपेंड करता है ये वाली बातें। तो इसको हम वहाँ डिस्कस करेंगे, बट येस, यहाँ तक के लिए जो ये क्वेश्चन पूछा है उसका यही आंसर है जो मैंने अभी आपको बताया। फाइन, अब हम नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात, एंड देन उसके बाद डिफरेंसेस देखेंगे कि हमने सीखा क्या इस पूरी क्लास में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंसेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंसेस। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो जैसे कि हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, कुछ वैसे ही सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। बट बिफोर दैट, नॉन मेटल्स का कैरेक्टर क्या है, नॉन मेटल्स एग्जैक्टली क्या करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे मेटल्स का रोल हमने देखा था, मेटल्स रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का रोल प्ले करता है, राइट। वैसे ही नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, तो
तो नॉन मेटल्स रिएक्शन में गेन इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। दैट मीन्स लेट्स से क्लोरीन है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड क्लोराइड आयन बनाता है, राइट। वैसे ही सल्फ़र हुआ तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और सल्फाइड आयन बनाता है, राइट। इसी तरीके से नाइट्राइड 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बनता है। सो ये है कैरेक्टर एक नॉन मेटल का। नॉन मेटल believes in gaining electron. Yes, of course, non-metal also believes in sharing. Non-metals ना कि सिर्फ gain करते हैं, they also believe in sharing. तो बेसिकली अगर आप बात करेंगे 2 ऑक्सीजन एटम का, तो ऑक्सीजन गैस बनती कैसे है। यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, जो हम अगले लेक्चर में और ब्रीफ में करेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, राइट, इसी चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसी चैप्टर का पार्ट है। तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। तो इन्होंने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, तो इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए, तो अब आप इसके सर्कल में देख सकते हैं 8 हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट। तो जब इसने इसके 2 शेयर किए तो इसको भी अपने 2 शेयर करवाने पड़ेंगे इसको, तो उसके भी ऑक्टेट में कितने कंप्लीट हो गए, 2। तो ये होता है कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसको आप देखते हो O डबल बॉन्ड O में, राइट। ये ऐसे बनता है ऑक्सीजन गैस। तो ये शेयरिंग का एक एग्जांपल है। तो नॉन मेटल जब भी मेटल्स के साथ डील करेगा, नॉन मेटल्स डीलिंग विद व्हाट, डीलिंग विद मेटल्स, तो होगा क्या, दे विल क्रिएट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब दे विल लूज इलेक्ट्रॉन, एंड वही नॉन मेटल अगर डील करेगा, डील्स विद अनदर नॉन मेटल, यही नॉन मेटल एक दूसरे नॉन मेटल के साथ डील करने वाला है, राइट। So they will believe in what? They will believe in sharing. They will believe in sharing and creates covalent bond. Covalent bond जो शेयरिंग के वक्त शेयर होता है, शेयरिंग के वक्त आता है कोवलेंट बॉन्ड। ये एक बेसिक कैरेक्टर है जो आप डिस्कस करते हैं किसी भी नॉन मेटल के बारे में। उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर एक नॉन मेटल केमिकल रिएक्शंस में किस किस तरीके से रोल प्ले कर सकता है। अब हम चलते हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सबसे पहले हमें रिएक्शन करवाना है एक नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि ऑक्सीजन खुद एक नॉन मेटल है और हमें नॉन मेटल का अगर एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है, तो अभी हमने पढ़ा था नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, शेयरिंग करता है। तो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन का। फाइन, सो कार्बन लुईस डॉट स्ट्रक्चर से उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, इसको हम डॉट से मेंशन कर देते हैं, राइट। और दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी 6 हैं। तो यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन इसके 2 शेयर करेगा, ये वाला ऑक्सीजन इसके 2 शेयर करेगा, राइट। सो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसने इसके शेयर करे और 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसने इसके शेयर करे, तो दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गए 8 से। 6 पहले खुद के पास थे, 2 इसके शेयर करके आ गए। लेकिन जब 2 इसके शेयर करे तो खुद के भी 2 शेयर कराने पड़ेंगे, इसने भी 2 इसके शेयर करे तो खुद के भी 2 इसको शेयर कराने पड़ेंगे, तो इसके पास भी 8 हो गए, राइट। तो यहाँ पर जो बॉन्ड प्रिपेयर हुआ कार्बन के साथ वो हुआ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। दैट इज़ फॉर्मूला वाइज हम किसको जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। फाइन, ऐसे रिएक्शन हो रही है किसी भी नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ। अब यही जो नॉन मेटल ऑक्सीजन पैदा हुआ है, इसके साथ हमें कुछ जानने को मिला, दैट इज़ इट इज़ एन एसिड ऑक्साइड। ये क्या, एक एसिड ऑक्साइड है जो प्रिपेयर होता है, क्योंकि अगर आप इसी कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ, फाइन, पहले तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, पहले
कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो आपको मिलेगा कार्बोनिक एसिड, दैट इज़ H2CO3। वैसे ही अगर आप बात कर रहे हैं सल्फ़र एंड ऑक्सीजन की, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन उसी सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब आप रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। फाइन। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बारी हमें कोई एसिडिक ऑक्साइड ही मिले किसी नॉन मेटल के साथ। वी कैन ऑल्सो गेट नेचुरल और न्यूट्रल ऑक्साइड ऑल्सो, राइट। जैसे कि हमें याद होगा, हम लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहा था मेटल्स में कि उनके ऑक्साइड्स या तो एम्फोटेरिक होते हैं, बेसिक होते हैं। वैसे ही यहाँ पर या तो एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, मतलब ना तो एसिड ना तो बेस या फिर सिर्फ एसिड। वहाँ पर ये होता था या तो बेसिक होते थे या एम्फोटेरिक होते थे, मतलब या तो बेसिक है या फिर एम्फोटेरिक, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों हैं। यहाँ पर दूसरी जो कैटेगरी है वो न्यूट्रल की है। तो यहीं पर कार्बन जब आपको रिएक्ट करता हो देखिए ऑक्सीजन के साथ, इन ऑर्डर टू फॉर्म व्हाट, कार्बन मोनोक्साइड, क्या फॉर्म करता हुआ, कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म करता हो देखिए। और उस कार्बन मोनोक्साइड को अगर आप वाटर में मिक्स करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन का डीलिंग ऑक्सीजन के साथ तो वाटर मिलता है, अगेन ये भी क्या एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये कुछ चंद एग्जांपल्स हैं। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या होता है, किसी भी नॉन मेटल का कोवलेंट बॉन्डिंग का रिएक्शन होता है, और उससे मिलता क्या है उसके ऑक्साइड से, या तो एसिडिक ऑक्साइड मिलता है, न्यूट्रल ऑक्साइड मिलता है। और मेटल्स की दुनिया में हमें क्या मिलता था, या तो बेसिक ऑक्साइड मिलता था या एम्फोटेरिक ऑक्साइड मिलता था। ये मेटल्स की दुनिया के बारे में था। चलिए अगला रिएक्शन है कि इनका वाटर के साथ रिएक्शन कैसा होता है। मतलब इफ़ अ नॉन मेटल वांट्स टू रिएक्ट विद वाटर तो एग्जैक्टली रिएक्शन होगा भी या नहीं होगा, अगर होगा तो किस बात को ध्यान में रखते हुए होगा वो देखते हैं। सो रिएक्शन विद वाटर में होता क्या है, लेट्स से फ्लोरीन है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। सिर्फ एक, जैसे अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल्स तो जनरली रिएक्ट करते ही नहीं है वाटर के साथ या स्टीम के साथ, किसी के साथ भी, बट एक ही नॉन मेटल है जो रिएक्ट कर सकता है, फ्लोरीन। रीज़न बीइंग क्योंकि जैसे आपने मेटल की रिएक्टिव सीरीज पढ़ी थी वैसे ही नॉन मेटल्स की भी रिएक्टिव सीरीज होती है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, F इज़ ग्रेटर देन Cl इज़ ग्रेटर देन ब्रोमीन इज़ ग्रेटर देन आयोडीन, राइट। ये नॉन मेटल्स की रिएक्टिव होती है। नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फ्लोरीन। और एक वाटर में H को डिस्प्लेस करवाना, O को डिस्प्लेस कराना, सॉरी, एक वाटर में O को डिस्प्लेस कराना और खुद O की जगह जाके लग जाना, ये सिर्फ फ्लोरीन के हाथ में है, राइट। फ्लोरीन ही ऐसा कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं नॉन मेटल्स एक्सेप्ट व्हाट, फ्लोरीन, एक्सेप्ट व्हाट, फ्लोरीन। तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेता है प्लस ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर अगर आप बोलेंगे रिएक्शन विद वाटर में नॉन मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ होता है या नहीं होता है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है। बट डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर किसकी होती थी, मेटल को डिस्प्लेस करता था। यहाँ पर एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो आपको नॉन मेटल की रिएक्टिव सीरीज याद होनी चाहिए कि उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, और उसमें भी सिर्फ फ्लोरीन ही एक ऐसा है जो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकता है और कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इसीलिए जनरली अगर नॉन मेटल्स की बात आती है, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एक्सेप्ट व्हाट, फ्लोरीन, और उसकी रिएक्शन आपके सामने है, हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस। सिमिलरली थर्ड केस दैट रिएक्शन विद एसिड, क्या एसिड के साथ रिएक्ट करता है एक नॉन मेटल, तो आंसर है नो रिएक्शन। आंसर क्या है, नो रिएक्शन। नॉन मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नॉन मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की कर रहे हैं हम, तो प्लीज़ कहीं पर भी मैं लिख नहीं रहा हूँ कि कौन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ या एसिड के साथ, समझ जाइएगा नॉन मेटल की बात हो रही है यहाँ पर, नो रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन विद क्लोरीन। तो डेफिनेटली क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन तरीका अलग है। वहाँ पर वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते थे आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, आपको याद होगा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता था, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता था। लेकिन यहाँ पर एक नॉन मेटल रिएक्ट करना चाहता है क्लोरीन के साथ, लेट्स से हाइड्रोजन रिएक्ट करना चाहता है। सो हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना चाहता है, सो ये एक कोवलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए, राइट। अगर एक हाइड्रोजन रिएक्ट करना चाहता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो ये एक तरह की कोवलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए थी। देन अगर बात करेंगे
फॉस्फोरस की, तो वो रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन के साथ। फॉस्फोरस इसी स्टेट में पाया जाता है, नॉन मेटल P4 स्टेट में पाया जाता है। ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉस्फोरस क्लोराइड देगा, राइट। बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा और यहाँ 6। क्लियर है। ये एक फॉस्फोरस क्लोराइड है, ट्राइक्लोराइड। ट्राइक्लोराइड इसलिए बिकॉज 3 है यहाँ पर क्लोरीन, लेकिन ये क्या है, एक कोवलेंट बॉन्डिंग है। नॉन मेटल्स react with chlorine in order to perform what? Covalent bonding, unless like metals, वो ionic bonding करते थे। फिफ्थ रिएक्शन अगर हम बात करें, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जैसा कि वहाँ पर हाइड्राइड आयन बनता था, यहाँ पर हाइड्रोजन एज अ हाइड्रोजन एक्ट करेगा क्योंकि एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करने वाला है, राइट। और हाइड्रोजन अगर एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करने वाला है तो ये लूज़ कर सकता है इलेक्ट्रॉन अगर ये चाहे तो। सो यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने का है सल्फ़र का, तो आप सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड बना सकते हैं। सल्फ़र के साथ रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन को तो S8 फॉर्म में, जैसे P4 फॉर्म में अवेलेबल रहता है वैसे ये S8 फॉर्म में अवेलेबल रहता है। एलोट्रॉप्स होते हैं ये इनके P4 S8, राइट। सो यहाँ पर ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन सल्फर के साथ, और दे रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 8 लगा दिया और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 8 लगा दिया, फाइन। एंड हाइड्रोजन जैसे सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है वैसे नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन गैस के साथ भी रिएक्ट करता है हाइड्रोजन। सो दैट इज़ नाइट्रोजन गैस के साथ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो अमोनिया बनाएगा NH3। बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 बैलेंसिंग हो गई। लेकिन ये रिएक्शन जो होती हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होती हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 713 केल्विन टेम्परेचर पे होती है। इसकी बात करें तो ये 723 to 773 केल्विन तक होती है, जिसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। आई नो ये इस एरो के ऊपर लिखा जाएगा सब कुछ, लेकिन मैं आपके लिए अलग से यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि ये रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर होती है, ये रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर होती है, और यहाँ पर आयरन एज अ कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। याद रखिएगा इस रिएक्शन के लिए, फाइन। नेक्स्ट रिएक्शन विद सॉल्ट। तो सॉल्ट के साथ रिएक्शन होती थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, बट डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर मेटल को नहीं, एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। अगला जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसका, रिएक्शन विद सॉल्ट्स। तो अगर हम बात करें लेट्स से सोडियम ब्रोमीन की, सोडियम ब्रोमाइड, क्लोरीन अगर चाहे तो, बिकॉज यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले भी लिखा था, मैं फिर लिख देता हूँ, फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयोडीन से। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगी एंड खुद क्लोराइड बना लेगी एंड ब्रोमीन गैस रिलीज़ हो जाएगी, राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिमिलरली अगर आप चाहें तो सोडियम क्लोराइड के साथ फ्लोरीन को अगर रिएक्ट कराएंगे तो फ्लोरीन क्लोरीन को बहुत आराम से रिप्लेस करके सोडियम फ्लोराइड बना लेगा एंड क्लोरीन गैस रिलीज़ हो जाएगी। ये एक केमिकल प्रॉपर्टी थी सॉल्ट के साथ रिएक्शन किसी भी नॉन मेटल का। सेवेंथ, जैसे वहाँ पर रिड्यूसिंग बिहेवियर था वैसे ही नॉन मेटल्स का यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। जैसे मेटल्स का वहाँ पर रिड्यूसिंग बिहेवियर था, नॉन मेटल्स पोजेस ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, गेन करते हैं, सॉरी, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is reduction reaction. So it acts as oxidizing agent. So star marker point, non-metal oxidize others, that is why
it is said to have ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है इसलिए इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है. फाइन, ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी थी नॉन मेटल्स की. अब हम नॉन मेटल्स के और मेटल्स के डिफरेंसेस के ऊपर बात कर रहे हैं. डिफरेंसेस में हम लोग बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल दोनों तरीके के डिफरेंसेस के ऊपर. फाइन, तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंसेस आ रहे हैं. लस्ट्रस आप ये सब पढ़ चुके हैं. ये मेटल लस्ट्रस होते हैं, ये नॉन लस्ट्रस होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन. हार्डनेस में ये हार्ड होते हैं जनरली, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड. मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ये पोजेस करता है, मतलब थिन शीट्स और थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है. लेकिन ये ना तो मेलेबिलिटी होता है ना ही डक्टिलिटी होता है, ये तो ब्रिटल होता है. ब्रिटल मतलब दे कैन बी ब्रेक डाउन इनटू थिन पीसेस. कंडक्टिविटी में ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. बेस्ट जो होता है वो गोल्ड एंड सिल्वर. वेयर एज नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका जनरली हाई होता है एक्सेप्ट ऑफ कोर्स कुछ का लो होता है, मरकरी जैसे कि एक्सेप्शन हो गया. एंड नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है. राइट, यहाँ गलत प्रॉपर्टी लिखी हुई है इसके सामने, बट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है इनका एक्सेप्ट ऑफ कोर्स कुछ कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं वो एक्सेप्शंस होते हैं. सॉनरसिटी की प्रॉपर्टी यहाँ लिखी थी, ये सॉनरस होते हैं और ये नॉन सॉनरस होते हैं. राइट, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो है वो गलत लिखी हुई है, ये आप समझ जाइए इसके उल्टा होता है प्रॉपर्टी. डेंसिटी में जनरली हाई होती है मेटल्स की डेंसिटी, लेकिन नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, लो. ऑफ कोर्स एक्सेप्शन इज देयर. टेंसाइल स्ट्रेंथ ही इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. फिजिकल स्टेट में ये ओनली सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन है सिर्फ एक मरकरी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, एक्सेप्ट बाकी सारे सॉलिड होते हैं. और ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में अवेलेबल होते हैं. सॉलिड के लिए कार्बन के एलोट्रॉप्स देख सकते हैं आप, लिक्विड के लिए ब्रोमीन को देख सकते हैं, और गैसेज में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, बहुत सारी गैसेज हैं. ये एक बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस जो आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बट अब ये टैबुलर फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है. वैसे ही जितनी भी अभी तक आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं उसको भी एक टैबुलर फॉर्म में देख लेते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नेचर ऑफ आयंस की अगर बात करें तो एक एटायन होता है और ये एनायन होता है. राइट, इट बिलीव्स इन लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और इट बिलीव्स इन गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है. नेचर ऑफ ऑक्साइड में ये बेसिक ऑक्साइड होता है या एम्फोटेरिक होता है, मेंशन नहीं है बट एम्फोटेरिक भी होता है. और ये एसिडिक ऑक्साइड होता है या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड होता है. रिएक्शन विद वाटर में ये डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को, और रिएक्शन विद वाटर में ये डिस्प्लेस करता है ऑक्सीजन को. खाली फ्लोरीन ऐसा कर सकता है, बाकी तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं. सिर्फ फ्लोरीन ऐसा कर सकता है कि ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बना ले और ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दे, बाकी तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर के साथ नॉन मेटल्स. रिएक्शन विद एसिड्स की अगर बात करें तो एसिड्स में ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, लेकिन सिर्फ वो मेटल्स जो एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं किससे, हाइड्रोजन से, सिर्फ वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं. कौन कौन नहीं कर सकते हैं, यू नो दैट, यू नो द नेम. मैं यहाँ पर फिर भी मेंशन कर रहा हूँ कि कौन कौन नहीं कर सकते हैं. कॉपर नहीं कर सकता, मरकरी नहीं कर सकता, सिल्वर नहीं कर सकता, गोल्ड नहीं कर सकता, प्लैटिनम नहीं कर सकता. बाकी सब कर सकते हैं एसिड्स में H+ को डिस्प्लेस, और ये रिएक्ट ही नहीं करता एसिड के साथ. नेचर ऑफ हाइड्राइड की बात करेंगे तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. राइट, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और वो कोवलेंट बॉन्ड. नेचर ऑफ क्लोराइड में भी वही है, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक क्लोराइड बनाते हैं, और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं क्लोराइड्स के साथ. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर में अगर बात करें हम लोग तो ये रिड्यूसिंग बिहेवियर के होते हैं मेटल्स, और ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के होते हैं. मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन दूसरों को रिड्यूस करते हैं, और ये खुद को रिड्यूस करते हैं लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर और इनका रिड्यूसिंग बिहेवियर. क्लियर है, ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो अभी हमने डिस्कस करी, लेकिन टैबुलर फॉर्म में उसका ये कन्वर्जन है आपके सामने. दैट्स इट, ये फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का. अब हमें नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है और आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में समझना है, स्ट्रक्चर्स के बारे में समझना है, लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर के बारे में समझना है. फाइन, इसके लिए आपको होमवर्क करना है. पेज नंबर 167 टू पेज नंबर 169 तक कुछ क्वेश्चंस हैं. पेज नंबर 167 टू पेज नंबर 169 पे QBAD हैं, इवन वो 170 तक जा रहे हैं. 2 क्वेश्चंस जो हैं वो 170 पे भी हैं. राइट, यहाँ पर QBAD करना है आपको, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबव डिस्कशन. इसको करके इसके डाउट्स लेके हम आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को. फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास.